Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, as I promised you कि मैं ईयरली आपको इंजीनियरिंग मैथ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ESC प्रीलिम्स के जो भी आए हुए हैं PYQs ईयर वाइज सॉल्व करता जाऊंगा। वन बाय वन आपको एक एक वीडियो मिलती जाएगी। अगर आज की ये वीडियो आप देख रहे हैं तो स्टूडेंट आज मैं 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2017, 2018 एंड 2019 के क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए स्टूडेंट, ESC PYQs पे क्लिक करिए और इनका एक्सेस लीजिए। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अगर मैं अभी तक के ट्रेंड की बात करूं, मतलब 2017, 18 और 19 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का जो पार्टिसिपेशन था वो 16 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक था। कभी 16 पूछा गया, कभी 17 पूछा गया, कभी 18 पूछा गया, इस तरीके से था। लेकिन स्टूडेंट 2020 में ड्रास्टिक चेंज आया और आपको मैं बता दूं 24 क्वेश्चन पूछे गए, 24 क्वेश्चंस पूछे गए मैथ और एप्टी से। तो इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मैं आगे भी आपसे डिस्कस करूंगा। कई बार ऐसा हुआ है जहां 28, 29 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन एप्टीट्यूड से है। 10 years ago father was 12 times as old as his son and after 10 years father will be 2 times older than his son. The present age of father and son respectively. मान लेते हैं स्टूडेंट, फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर्स प्रेजेंट एज equal to x and son's present age equal to y। आई बात समझ में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स x माइनस 10 की बात कर लो, y माइनस 10 की। बिफोर 10 years अगो फादर की एज x माइनस 10 हो जाएगी और सन की y माइनस 10 हो जाएगी। क्या कह रहा है? 10 years ago father was 12 times, मतलब this equal to 12 times of this। मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे ही रहने दो। दूसरा क्या कहता है स्टूडेंट? एंड आफ्टर 10 years father will be 2 times older than his son, x plus 10 equal to 2 times of y plus 10। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स यहां से x की वैल्यू इसमें ले जाके रख देते हैं, y निकल आएगा। y निकल आएगा तो x निकाल लेंगे। करेक्ट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड से? x इक्वल टू 2y प्लस 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2y प्लस 10। ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। आई बात समझ में? तो रख दीजिए भाई, 2y प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ y माइनस 10। मैंने x की वैल्यू स्टूडेंट कौन से इक्वेशन में रख दिया? फर्स्ट इक्वेशन में। कहां से? सेकेंड इक्वेशन से। तो यहां से आपको 10 10 तो कैंसिल हो गया, ये तो गयो। 2y इधर कितना है? 12y कितना हो जाएगा? 10y। ठीक है, 10y इक्वल टू 120। So y equal to 12। y कितना आ गया? 12 आ गया। So student x निकाल देते हैं। This implies that x equal to 2y 2 into 12 plus 10 34। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। फादर की एज में 10 साल कम कर दो, सन की एज में 10 साल कम कर दो, देख लो क्या गिवन कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं।
फादर की एज में 10 इयर्स ऐड कर दो, सन की एज में 10 इयर्स ऐड कर दो, देख लो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। जिस ऑप्शन के लिए फुलफिल होगी वही ऑप्शन करेक्ट होगा। सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, a number of friends decided to go on a picnic and planned to spend 96 on eatables. Some suppose that n number of friends decided to go on a picnic, ठीक है, and they planned that हम लोग 96 eatables पे खर्चा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। Four of them however did not turn up, चार लोग आए ही नहीं। As a consequence the remaining ones had to contribute फोर ईच एक्स्ट्रा, 4 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े। द नंबर ऑफ दोज फ्रेंड्स हु अटेंडेड द पिकनिक। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड किया, मतलब एन की वैल्यू जो भी आएगी उसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? द नंबर ऑफ दोज फ्रेंड्स हु अटेंडेड द पिकनिक, ये नहीं बताना है कि कितने थे, एन मानिए और आंसर आपका एन माइनस क्या होगा, 4 होगा। तो ये क्योंकि यहां क्लियरली लिखा द नंबर ऑफ दोज फ्रेंड्स हु अटेंडेड द पिकनिक। ट्रिकी क्वेश्चन है। लेट एन number of friends attended the picnic। ठीक है, एन ने पिकनिक अटेंड किया तो ओरिजिनल नंबर फ्रेंड्स थे कितने? सो ओरिजिनली या बोल सकते हैं इनिशियली। n+4 करेक्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हो जाएगा 96। जब आपके पास n+4 फ्रेंड्स हैं तो एक को कितना पे करना पड़ेगा? 96 अपॉन n+4। ठीक है, 96 को किससे डिस्ट्रीब्यूट कर दो? n+4 से डिवाइड कर दो। एक को कितना पे करना पड़ेगा ये पता चल जाएगा। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 96 अपॉन n+4। इनिशियली इतना पे करना था एक बंदे को, लेकिन जब 4 लोग नहीं आए, मतलब केवल n पर्सन पार्टी अटेंड किए, पिकनिक अटेंड किए, तो एक को कितना पे करना पड़ेगा? 96/n। अगर इसका डिफरेंस निकाल लूं, तो स्टूडेंट 4 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एक आदमी को कितना ज्यादा पे करना पड़ा है? 4। ठीक है, अब रही बात इसको सॉल्व करने की। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा दिमाग अगर चलाओगे, ठीक है, जीनियस ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओगे तो आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। यहां पे आप n की वैल्यू 8 ले लो, n की वैल्यू 12 ले लो, n की वैल्यू 16 ले लो, n की वैल्यू 20 ले लो, और देखो किसके लिए सॉल्व होता है। गो फॉर ऑप्शन ए, 96 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 इक्वल टू 8 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा, माइनस 12 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, इक्वल टू 4। सो द ऑप्शन ए इज राइट। आई बात समझ में? स्टूडेंट ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे मुझे जाना ही नहीं पड़ा। अगर आगे जाते आप यहां 12 लेते, ठीक है, यहां क्या लेते? n की वैल्यू 12। पार्टी अटेंड कितने लोगों ने किया? 12 लोगों ने। तो 12 8 96, यहां कितना चला? 8 और 12 4 16,
16 से डिवाइड करो इसको, है 2 आता, ये इक्वल नहीं होता। इसी तरीके से जितने भी ऑप्शन लोगे वो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं आएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब when we are taking n equal to 8 then this is equal, मतलब 96 by 9 minus 96 upon n plus 1 equal to 4। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो n n plus 1, ठीक है, वो आप भी कर सकते हो, बट बेटा टाइम बचाना है, ट्रिकी सॉल्यूशन भी काम आएगा। आगे चलते हैं, आंसर इज राइट। Consider the following gold articles P, Q, R, S and T with different weights. P weigh twice as much as Q, Q weigh 4.5 times as much as R weigh half as much as S weigh half as much as T weigh less than P but more than R. Article T will be lighter in weight than। अब देखो, मैं चाहूं तो एक एक का वेट किसी एक को मान के सबका निकाल सकता हूं, लेकिन आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि एमसीक्यू में स्टूडेंट ट्रायल एंड एरर बेहतर होता है, लेकिन दी गई इंफॉर्मेशन से रूल आउट करिए कौन सा नहीं सही होगा। ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन में रूल आउट करिए कौन सा सही नहीं होगा। आइए पहले मैं इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं क्या दिया गया है, पूछ क्या रहा है। आर्टिकल टी विल बी लाइटर इन वेट देन, टी का वेट किससे किससे कम होगा, कोई दो बताना है। चलिए, पी वेक्स ट्वाइस एज मच एज क्यू, पी का वेट कितना है, 2 गुना किसका, क्यू का। ऑप्शन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्यू वेक्स 4.5, क्यू 4.5 टाइम्स ऑफ आर, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, आर वेक्स हाफ एज मच एज एस, आर वे हाफ एज मच एज एस। ठीक है, और देखिए एस वे हाफ एज मच एज टी, एस इक्वल टू हाफ ऑफ टी। लो, एक तो यही पता चल गया, क्या पता चल रहा है, एस हेवियर है कि टी हेवियर है, टी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस, ठीक है, एस हेवियर है किससे, टी से। मेरी बात समझो, एस इक्वल टू हाफ ऑफ टी, मतलब टी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस, मतलब टी इज हेवियर देन एस। यहां से मैं क्या निकालूंगा, टी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस। एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, क्या टी एस से लाइटर नहीं है, तो जिसमें एस होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, ये गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन लिख रहे थे लिखते रहिए। ठीक है, टी वेक्स लेस देन पी, लो जी एक और बन गया, टी लेस देन पी, पी से लाइटर है, जो ऑप्शन सही होगा उसमें पी जरूर होगा, क्योंकि टी का वेट पी से कम है। ठीक है, कौन सा गया, क्यू एन आर, क्योंकि इसमें पी नहीं है। और क्या बोलता है, टी लेस देन पी, टी वेक्स लेस देन पी बट मोर देन आर, ग्रेटर देन आर। ठीक है, ग्रेटर देन आर। स्टूडेंट, अब आर से भी बड़ा है, एक और इंफॉर्मेशन मिल गई, टी आर से हल्का नहीं हो सकता, तो ये भी गयो, पी एंड आर नहीं हो सकता, पी है आर नहीं हो सकता, आर से तो हेवियर है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। आप बताओ, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है या नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप मेरे से कहते कि सर कंप्लीट ये ट्रिकी सॉल्यूशन हो गया, सर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे दीजिए कि मैं कंपेयर कर लूं कौन किससे बड़ा है। तो बेटा क्या करते आप, लेट अस अज्यूम दैट द वेट ऑफ टी इज एक्स। इसका मानेंगे नहीं, एस का मानते। हाँ ठीक है, टी का मानते। लेट अस अज्यूम दैट द वेट ऑफ टी इज एक्स। अब एक्स
के फॉर्म में सब रिप्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि s इक्वल टू x/2 हो जाएगा, r इक्वल टू s/2 मतलब x/4 हो जाएगा। सबको निकाल सकते थे, बट इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से लगाओगे तो ऑप्शन सी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई क्या कह रहा है, कंसीडर द रेक्टेंगल ए बी सी डी विथ डी इक्वल टू 1/3 DC। अगर स्टूडेंट्स ये 3x है, DE इक्वल टू 1/3 ऑफ DC, तो ये क्या हो जाएगा x। चलिए ठीक बात, आगे बढ़िए। When the area of rectangle ADE एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ADE, इस ट्राइंगल का एरिया ये है, ADE is 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area of the rectangle ABCD, ABCD का एरिया बताना है। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा, इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, ये होगा करेक्ट। इक्वल टू 1/2 बेस कितना है, DE दैट इज x, एक हाइट कितना है AD, और ये वैल्यू कितना दी गई है माय डियर 20 दी गई है, ठीक। तो इसका मतलब x इंटू AD की वैल्यू कितना आ गई 40, और आपका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, आप बोलोगे AD इंटू DC, AD इंटू DC। AD बोले तो स्टूडेंट AD ही रहने दो, DC बोले तो 3x हो जाएगा। ये कितना हो गया 3x, हमने x माना था, तो ये कितना होगा 3x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x इंटू AD, जो कि हमको क्या मिला हुआ है 40। आंसर कितना आ गया 120, आंसर इज 120। मैं आपको एक और ट्रिकी अप्रोच बता देता हूं। जब आपने ये कहा स्टूडेंट देखिए, जब आपने ये कहा कि DE जो है DC का 1/3 है, और इस ट्राइंगल का एरिया कितना है 20, तो एक बात बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 40, इसका 20 है, तो एक रेक्टेंगल इसी साइज का यहां भी बनेगा, ठीक है। 40 इसका एरिया हुआ, 40 इसका एरिया हुआ, 40 इसका एरिया हुआ, 40 इंटू 3 इक्वल टू 120। ट्रिकी सॉल्यूशन, आसानी से दिख रहा है कैसे इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया स्टूडेंट 20 दिया गया है। अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं तो ये भी कितना होगा 20, 20 प्लस 20 इसका एरिया कितना हो गया 40। एक रेक्टेंगल का एरिया 40 आया, और इसी साइज के दो रेक्टेंगल और बनेंगे, क्योंकि ये 3x है तो ये x है। 40 इंटू 40 इंटू 40, 40 प्लस 40 प्लस 40 120, ठीक है, प्लस प्लस इक्वल टू 120, तो आंसर इज डी। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। 4 metal rods of length 78 centimeter, 104 centimeter, 117 centimeter and 169 centimeter are to be cut into parts of equal length. Each part must be as long as possible. इतनी कंडीशन है कि 78 को इतनी लेंथ में डिवाइड करो,
मतलब इक्वल लेंथ में डिवाइड करो, वही लेंथ में 104 को भी डिवाइड करो, वही लेंथ में 117 को भी डिवाइड करो, वही लेंथ में 169 को भी डिवाइड करो। मतलब हमको एक कॉमन फैक्टर चाहिए जो 78 को भी डिवाइड कर दे, जो 104 को भी डिवाइड कर दे, 117 को भी डिवाइड कर दे, 169 को भी डिवाइड कर दे, और उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। मतलब हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। जब एचसीएफ निकल जाएगा तो सब में देख लेंगे कितने कितने इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, वो पार्ट्स निकाल के ऐड कर देंगे। एचसीएफ ऑफ 78, 104, 1117, 169। आई बात समझ में? इक्वल टू 13×78, 13×8 104, 13×9 117, और 13×13 13 हो गया। क्या हो गया? 30, करेक्ट। तो स्टूडेंट दिस इज लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सिंगल पार्ट। आई बात समझ में? करेक्ट। सो maximum number of pieces इक्वल टू 78 सेंटीमीटर में कितने पीस बन जाएंगे? 78 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 104 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 117 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 169 डिवाइडेड बाई 13। 6, 8, 9, 13, 8 6 14 9, 23, 23 3 26, 10 36, 36। आंसर इज बी। डन। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं था। एचसीएफ एंड एलसीएम का क्वेश्चन बस यही पहचानना होता है कि एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ लगेगा, क्वेश्चन अपने आप बताता है। ये स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछा गया था, यूं समझ लो मार्क्स टू ऑल होना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूं क्या वजह है, क्योंकि एक तो एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं आता इसका। यही बात समझ में? राउंड ऑफ करके हम ऑप्शन तो सही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को उस टाइम मार्क्स टू ऑल क्यों होना चाहिए था। पहले आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अ मैन walked 3 kilometer towards east, then 5 kilometer towards northeast, then 8 kilometer towards south, and finally 5 kilometer towards east northeast direction. The distance of his present location from the starting point will be। यहां स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसने कहा डिस्टेंस। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। भाई मैं स्टार्ट करता हूं, इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। अ मैन वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ठीक है। देन स्टूडेंट, देन 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट आपने दिया है तो मैं तो यही मान के चलूंगा 45 डिग्री कार्डिनल डायरेक्शन है ये। 5 किलोमीटर बी पॉइंट आ गया। देन 8 किलोमीटर साउथ, 8 किलोमीटर मान लीजिए सी पे आ गया, साउथ डायरेक्शन। डन। इसके बाद एंड फाइनली 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन।
कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट। फिर से दोबारा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यहां भी मैं क्या मान के चलूंगा? 45 डिग्री एंगल। ये हो गया, कई बात समझ में। ए बी सी, इसे मान लेते हैं पॉइंट डी, डेस्टिनेशन। आपको क्या निकालना है? ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, करेक्ट। लेकिन जब ये कहता कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तब ये मानता मैं। कई बात समझ में। अब देखिए जरा, अगर मैं ये कहूं आपसे, ये हो गया ए बी, बी सी, सी डी। सी डी भी दिया है कितना? 5। अगर मैं इसको ऐड कर दूं स्टूडेंट, 3 + 5 + 8 + 5, ये किसके इक्वल आ रहा है? 5 3 8 8 16, 5 21। मैं क्यों ना ऑप्शन डी करेक्ट कर दूं, अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, ठीक है। बट आपको मालूम है डायरेक्शन सेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ही आता है। कई बात समझ में। अब उस तरीके से मैं अगर लगाऊं क्वेश्चन, तो जरा उसको भी देख लो। इसे मान लेते हैं इट्स ए बी सी डी, ई हो गया। एक ट्राइंगल ओ ई डी। अगर ओ ई डी में हमको कुछ भी वैल्यूज मिल जाती हैं, तो आसानी से मैं कैलकुलेट कर दूंगा ओडी कितना आएगा। आई बात समझ में। इसमें स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा? ये वाली वैल्यू 45 डिग्री है ये, ठीक है। ट्राइंगल इसको भी मान लेते हैं एफ, यहां पे पॉइंट मान लेते हैं एफ। इन ट्राइंगल ए बी एफ, साइन 45 डिग्री इक्वल टू, ये थीटा मान लो, बी एफ अपॉन ए बी, बी एफ अपॉन ए बी का मतलब 5। सो बी एफ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई √2। ये वैल्यू कितना आ गई स्टूडेंट? 5/√2। और सेम तरीके से ये भी कितना आ जाएगा? 5/√2, ठीक है। ये कितना आ गया? 5/√2, करेक्ट। अच्छा जी। अच्छा ये देखिए, ये कितना है? ये भी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका क्या है? थीटा हो गया, तो ये बेस हो जाएगा। इसको मान लेते हैं जी। cos 45 डिग्री इक्वल टू, यहां पे आप क्या कर सकते थे? AF डिवाइडेड बाई 5। तो आपका AF क्या हो गया? 5/√2। ये तो मैंने बता दिया। अब दूसरे ट्राइंगल में लीजिए। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा? GCD। इन ट्राइंगल GCD। सर सेम तरीके से, सेम तरीके से जैसे यहां हाइपोटेन्यूज 5 था, एंगल 45 डिग्री था, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? GC इक्वल टू 5/√2 और GD इक्वल टू 5/√2। आप समझ गए होगे, जैसे मैंने इसमें किया वैसे यहां भी लिख दिया। तो ये वैल्यू कितना हो गई? 5/√2। ये भी कितना हो गया? 5/√2, करेक्ट। अब देखें,
ये यहां तक, मैं कोई और कलर लेता हूं, यहां तक तो ये वैल्यू है 3, ये हो गया आपका 3, करेक्ट। ये वैल्यू आपका 5/√2, ये वैल्यू कितना हो गया 5/√2, ये भी कितना हो गया 5/√2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियरली यहां पे मिल गया मेरे को ईडी। ईडी इक्वल टू 3 + 2 × 5/√2 इक्वल टू 3 + 10/√2, √2 से मल्टीप्लाई कर दो 5√2। ये पूरी वैल्यू ईडी की वैल्यू 3 + 5√2 मिल गई। आई बात समझ में? क्लियर। और ये स्टूडेंट ओ ई कितना हो जाएगा, ओ ई इक्वल टू ओ ई, ये 5√2 है, ये 5√2 है, दिस वन इज टोटल 8 है, BC -5/√2 + 5/√2, ठीक है, इक्वल टू BC की वैल्यू कितना है 8 माइनस 5/√2, 5/√2 10/√2 मतलब 5√2। ये स्टूडेंट ओ ई मिल गया, ईडी मिल गया। नाउ स्टूडेंट ओडी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ओ ई का होल स्क्वायर, ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ईडी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ ई कितना आया है 8 - 5√2 का होल स्क्वायर, 8 - 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 5√2 का होल स्क्वायर, 3 + 5√2 का होल स्क्वायर। माय डियर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10.1 आएगा। ओ डी इक्वल टू, ओ डी स्क्वायर नहीं, ओ डी इक्वल टू 10.1 आएगा। एग्जैक्ट ये भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं कि भैया 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 10 से ज्यादा है, तो सबसे नियर बाई में ऑप्शन कौन सा हुआ, बी 11 सही हो गया। क्या हो गया 11, क्योंकि 9 से तो काफी ज्यादा हो गया ना, 11 के पास में है आंसर, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होना चाहिए बी। बट ये अजम्पशन ही है। मैं आपको एक और सोल्यूशन बताता हूं, ठीक है। जैसे यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5, एंगल डायरेक्शन ये तो नहीं कहा गया है कि 45 डिग्री पे ही टर्न किया है, तो मैं मान लूंगा ये 5 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दो, 3 4 5, अगर इसकी वैल्यू 3 ले लो, इसकी वैल्यू 4 ले लो, ये हो गया 5, 3 4 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां भी ये 5 दिया है, मैं इसे ले सकता हूं स्टूडेंट 3 4 5, आई बात समझ में? फिर निकालोगे तो 9 आ जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होना चाहिए, राइट आंसर जो होना चाहिए, वो ना 9 है ना 11 है, ठीक है, 21 हो सकता है, बट जबकि प्रोवाइडेड थी तो बी दिया गया था, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मार्क्स टू ऑल जाना चाहिए। 3 आंसर मैंने निकाल के दिखाए, एक 9 भी आ रहा है, एक 21 भी आ रहा है, और एक स्टूडेंट 10.1 को अप्रोक्सीमेशन के बाद 11 भी आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसका कोई आंसर नहीं दूंगा, मेरे हिसाब से इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन में और क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहता तो 10 पॉइंट समथिंग इसका आंसर था, तब मैं मोस्ट प्रोबेबल आंसर बी मान लेता, ठीक है। A clock strikes once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. The number of times it strikes in 24 hours. अच्छा जी, ये तो आसान क्वेश्चन है। 1 o'clock पे once, 2 o'clock पे 2 times, 3 o'clock पे 3 times, and so on. 12 बज जाएगा, प्लस फिर से 1 बजेगा,
1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड सो ऑन 12 टाइम्स। तो पहली बात तो इसका हम 2 गुना कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 12 इक्वल टू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। सो 2 इंटू 13 इंटू 6, 13 78, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156 बार। ऑप्शन सी इज राइट। आई बात समझ में? तो आंसर इज सी। तो इजीली हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, इसका आंसर निकाल लिया। ये इजी क्वेश्चन में जाएगा। आगे देखते हैं। The sum of all the natural numbers between 1 and 101 which are divisible by 5. Oh, quite easy question. Arithmetic progression का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 10, 5 से डिविजिबल नेक्स्ट टर्म 15, 20 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा 100। फर्स्ट टर्म इसका क्या हो गया 5, लास्ट टर्म इसका क्या हो गया 100, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है 100। इसका सम पूछ रहा है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 एंड सो ऑन 100। टेक 5 इन कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन 20 नंबर्स का सम निकालना है। एपी है ये, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 5 इंटू 21 इंटू 10, ठीक है। यहां से क्या आ गया 21 आ गया, इसमें क्या आ गया 20 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 10 आ गया 210, 5 210 मल्टीप्लाई कर लो 0 5 1050, 1050। आंसर इज बी। दिमाग चलाओगे, स्टेप्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। सो आंसर इज बी। डन। कम टू द नेक्स्ट वन। In a group of 1000 people, 750 speak Hindi and 400 speak English. 1000 लोग हैं, कितने लोग हैं 1000 people are there, उसमें से 750 speak हिंदी, 750 लोग क्या बोलते हैं हिंदी, 400 लोग क्या बोलते हैं 400 speak English. The number of only Hindi speaking people, वो लोग कितने होंगे जो only हिंदी बोलते हैं। अब भाई ऐसा है, मैं कहूं अभी कहूं क्लास में कि दोज हु आर स्पीकिंग हिंदी रेज योर हैंड, तो वो भी हाथ उठाएगा जो इंग्लिश भी बोलता होगा लेकिन उसको हिंदी जानता होगा। लेकिन मैं कहूंगा दोज रेज योर हैंड हु स्पीक ओनली हिंदी, मतलब वो इंग्लिश नहीं जानता, ठीक है। ओनली का मतलब ये हुआ। अच्छा, ये बहुत आसानी से क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। हाउ? ये सर्कल बना लिया, सेट बना लिया, किसके लिए, दोज हु स्पीक हिंदी। Let us represent by H. This circle represents E, those who speak English. Correct? अब मैं मान के चलता हूं कि मेरा 1000 people है, that is the my union, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनियन, जब कुछ मेंशन नहीं है तो कोई ना हर कोई कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोलता होगा, ठीक। दोनों बोलने वाले अगर पता चल जाए ना तो हिंदी वाले पता चल जाएंगे। दोनों बोलने वाले मतलब नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश साइमल्टेनियसली, मैं मान लेता हूं कितने हैं एक्स, लेट मान लिया, ठीक है। तो ओनली हिंदी स्पीकिंग कितने होंगे 750 माइनस एक्स। ओनली स्पीकिंग इंग्लिश कितने होंगे 400 माइनस एक्स। सबका सब कितना आना चाहिए 1000। क्वेश्चन डन। 750 minus x plus 400 minus x equal to 1000. x gone cancelled with x. ये हो गया स्टूडेंट 7 4 11, 1150 माइनस x इक्वल टू 1000। x कितना आ गया 150। 150 ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है, नॉलेजेबल लोग हैं, दो लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है। तो दोज पर्संस
who speak only Hindi. That is 750 minus x इक्वल टू 750 में से आप 150 माइनस कर दो, कितना आ गया 0 0 600 लोग ऐसे हैं। ऑप्शन सी इज राइट, आंसर सी इज राइट। कम टू द नेक्स्ट वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। पढ़िएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए स्कोर्ड मोर देन बी, ए ने बी से ज्यादा स्कोर किया, मतलब ए स्कोर्ड मोर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। सी स्कोर्ड एज मच एज डी, सी इक्वल टू डी। ई स्कोर्ड लेस देन एफ, ई स्कोर्ड लेस देन एफ, ठीक है, ई स्कोर्ड लेस देन एफ, ई लेस देन एफ। बी स्कोर्ड मोर देन सी, बी ग्रेटर देन सी। अच्छा एक बात बताओ, आपको इसने कहा ए ग्रेटर देन बी, सी इक्वल टू डी, ई लेस देन एफ, बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है, और बी लेस देन ए है। आई बात समझ में? यहां से 1 2 3 4, ये 4 मिला। आगे क्या कहता है? एफ स्कोर्ड लेस देन डी, एफ स्कोर्ड लेस देन डी। और यहां दिया गया है, देखिए एक और मिल गया। अब यहीं से डिड्यूस करना है। क्या डिड्यूस करना है? आपने कहा एफ लेस देन डी, ठीक है, एफ लेस देन डी। जरा एफ कॉमन कॉमन देखो किसमें किसमें है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, दो दो कॉमन मिल गए। तो यहां से और क्या डिड्यूस कर सकते हो? ई लेस देन एफ, एफ लेस देन डी, ठीक है, ई लेस देन एफ लेस देन डी। मतलब एफ ग्रेटर देन ई है, लेस देन डी है, और डी किसके बराबर है? डी इक्वल टू सी। और सी के बारे में क्या है? सी ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन बी। एफ लेस देन डी, बी ग्रेटर देन सी, बी किससे बड़ा है? सी से, बी ग्रेटर देन सी। यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट दीजिए। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, सी इक्वल टू डी, ई लेस देन एफ, ठीक है, बी ग्रेटर देन सी। एक तो यहां लिख लो बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी, ये बात, ठीक है, पहले इंप्लीमेंट कर दिया इन दोनों को जब सी इक्वल टू डी दिया गया है, करेक्ट। इसके बाद सी इक्वल टू डी हो गया, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी, ठीक है। अब क्या दिया गया है? डी ग्रेटर देन एफ, डी एफ से बड़ा है, डी ग्रेटर देन एफ। जब डी एफ से बड़ा है तो सी भी एफ से बड़ा होगा, ठीक है, और बी इन दोनों से बड़ा है तो एफ से भी बड़ा होगा। लास्ट में कौन आ गया? अब कोई बचा क्या? ए बी सी डी एफ, ई बड़ा, ई और बचा है, ई का और देख लो, ई लेस देन एफ है, एफ से भी छोटा ई है, ठीक है, मतलब एफ ई से बड़ा है। सबसे लोवेस्ट स्कोर किसका आ गया? ई का। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, बीच में मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गड़बड़ हुआ, ठीक है, बट आराम से फेच आउट कर सकते हो। जो इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं क्या देख रहा हूं पता है, कैसे ट्रिक लगा रहा हूं कि कॉमन जरा देखो, कौन सी इंफॉर्मेशन में दो लोग कॉमन है, वहां से आपस में जोड़ते चले जाओ, ठीक। तो ऑप्शन ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आ गया मैथमेटिक्स। 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से आए थे और आगे भी है अभी, ठीक है, 10 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर चुका। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2x प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन अ ट्रायंगुलर प्लेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 0, कॉमा
y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 9 माइनस x। स्टूडेंट, मैं आपको टू वेरिएबल में जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा आपसे पूछा जाता है, आपको आसान तरीका बता सकता हूं कि कैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपको नॉर्मल मेथड की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि हाईएस्ट आउटपुट कौन सा होगा। आई बात समझ में? हाईएस्ट आउटपुट कौन सा होगा, ये मतलब हुआ, ठीक है? तो इसके लिए क्या करिए, पहले आप वो रीजन प्लॉट करिए जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हम फंक्शन प्लॉट करने की बात नहीं कर रहे हैं, रीजन, एक्स वाई प्लेन में रीजन होता है। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। आई बात समझ में? एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स। ये हो गया आपका 0,9, ये हो गया आपका 9,0, ये हो गया आपका 0,0। स्टूडेंट्स, इस रीजन में मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है, वो भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं, लोकल नहीं, रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट। स्टूडेंट, आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को कलेक्ट कर लो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? ऑल कॉर्नर पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट। मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0,0 रीजन में, 0,0। दूसरा हो गया 9,0, तीसरा हो गया 0,9। एक तो सारे कॉर्नर पॉइंट हो गए, ठीक है? और क्या कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट? पी निकाल लो। पी क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2x। क्यू एफ वाई, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2y। पी को 0 कर दीजिए, पी को क्या कर दीजिए? 0। पी को 0 कर दिया, x क्या आ गया? 1। क्यू को 0 कर दीजिए, y क्या आ गया? 1। एक स्टेशनरी पॉइंट मिला 1,1, जहां पे एक साथ पी एन क्यू दोनों 0 है। अब चेक करिए क्या ये रीजन में बिलोंग करेगा? x की वैल्यू 0 से 9 के बीच में है, यस। y की वैल्यू 0 से 9 के बीच में है, यस। तो ये रीजन में बिलोंग कर रहा है। एक क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास और मिल गया, यहां पे हो गया 1,1। करेक्ट? तो यहां पे स्टूडेंट्स एफ ऑफ 0,0 निकाल लो, कितना आ जाएगा आउटपुट? 0,0,0,2 आ गया। एफ ऑफ 9,0 पे आउटपुट निकाल लीजिए। 9,0 पे आउटपुट कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 0। तो कितना हो गया आपका? ये 9 दूना 18, 2 20, 20 माइनस 81 माइनस 61, ये आ गया माइनस 61। आई बात समझ में? इसके बाद स्टूडेंट एफ ऑफ 0,9 निकाल लीजिए, ये आएगा माइनस 61। ऐसे ही स्टूडेंट्स और क्या निकाल लीजिए? एफ ऑफ 1,1, ये कितना आ जाएगा? 2 2 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 2 4 2 6, 6 माइनस 2 4, ये आ गया स्टूडेंट एफ ऑफ 1,1 इक्वल टू 4। अभी तक मैक्सिमम आउटपुट क्या आया? 4। अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है बाउंड्री लाइन पे भी एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है? ये बाउंड्री लाइन पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एक्स को 0 कर दो, वाई एक्सिस पे फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है? वन वेरिएबल फंक्शन। क्या करेंगे? एफ ऑफ x 0, y, मतलब x 0 कर दो,
तो फंक्शन प्योरली y में आ जाएगा, मतलब बाउंड्री पे फंक्शन मिल जाएगा। बात मेरी समझिए, मैंने क्या रख दिया स्टूडेंट, x की वैल्यू 0, इस लाइन पे x क्या है, 0 है, ठीक है, इस लाइन पे x 0 है, x 0 रख दिया तो फंक्शन क्या आ जाएगा, पूरी तरह से y में आ जाएगा। अब देख लेंगे ये जो वन वेरिएबल फंक्शन आया इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, कहीं इन सब क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा तो नहीं है। अगर उस पॉइंट पे आउटपुट ज्यादा आ गया तो हम स्टूडेंट्स उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो f ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 2x, और क्या रखा है आपने 0, y को 0 रखा है, ठीक है। नहीं, x को 0 रखें या y को 0 रखते हैं, y को 0 रखते हैं, तो 0, 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आ गया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लो, ये उल्टा कर दिया, x, 0, ठीक। अब ये फंक्शन आ गया, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू -2x प्लस 2, एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, इक्वल टू -2, ठीक है। तो -2x इक्वल टू क्या आ गया, 2, -2, x इक्वल टू कितना आ गया, 1, ठीक है। एफ डबल डैश 1 -2, सो x इक्वल टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कि भाई रीजन दिया गया है, रीजन के बाउंड्री पे मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, f ऑफ 1, 0 कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 माइनस x की वैल्यू 1, ये तो 3 आ गया। इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्यों, कि ऑलरेडी मैं तो मैक्सिमाइज करके 4 तक पहुंच चुका हूं। सेम काम क्या कर लीजिए, 0, y, क्या आएगा 2 प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f0, y मैक्स वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो गई, 4। ऑप्शन सी इज राइट। मैं आपको बता दूं, जहां भी सॉल्यूशन इसका दिया जाता है, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं, p को निकाल लेते हैं और p को 0 कर लेते हैं, q को 0 कर लेते हैं, स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेते हैं, उसी को मैक्सिमम मिनिमम मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता, कॉर्नर पे एग्जिस्ट कर सकता है, बाउंड्री लाइन पे एग्जिस्ट कर सकता है, तो हर किसी को देखना होता है, ठीक है, रीजन पे। आगे देखिए आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं गेट में 2 बार इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ईएससी प्रीलिम्स में 2020 का हम आपको सॉल्व करके दिखाई रहे हैं, ठीक है। कैले हैमिल्टन थ्योरम आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टूडेंट, एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैं लिख देता हूं, every square matrix satisfies its own, every square matrix satisfies its own characteristic equation, satisfies its own characteristic equation। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स ट्रेस, ट्रेस कितना हो जाएगा 3 + 1 4 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5 इक्वल टू 0। पहले मैं लिख देता हूं, नहीं तो कुछ लोग फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाएंगे। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस फॉर लैम्डा प्लस
डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 -8 -5 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू कैले मिल्टन थ्योरम जहां लैम्डा है वहां मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, मैट्रिक्स ए स्क्वायर -4a -5i इक्वल टू नल। जहां कांस्टेंट था उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया, जहां जीरो था वहां नल मैट्रिक्स ले लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहां से स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस 5i। कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ए स्क्वायर दिया गया, बोलते हैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपको ए क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप ए क्यूब ए पावर 4 जितने भी पावर इसमें है वो उतनी पावर कैलकुलेट करके ले जाके उसमें रख दो। दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट मेथड, ठीक है, बहुत लेंथियर मेथड है ये, करेक्ट। हम आपको ट्रिकी अप्रोच बताते हैं, वो भी दो दो अप्रोच बताते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये एक चीज आ गई आपको। यहां से स्टूडेंट्स ये मिल गया कि इसकी वैल्यू कितना है, नल, करेक्ट। कितना, ए स्क्वायर -4a -5i इक्वल टू नल। जहां पे ये वैल्यू होगी वहां मैं नल रिप्लेस मार सकता हूं, करेक्ट। आइए, ए पावर 5 -4a पावर 4 -7a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस a -10i। आई बात समझ में, ये ले लेते हैं स्टूडेंट। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं जरा। हाईएस्ट पावर देखो, ए पावर 5 है, ए स्क्वायर लिख लिया -4a लिख लिया -5। हमारी ट्रिक को समझिएगा, जिसकी वैल्यू नल आ रही थी सीधा सीधा उसको टाइप कर लिया। अब जरा इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में ए की किस पावर से मल्टीप्लाई करूं कि ए पावर 5 हो जाए। फिर से देखिए, ए स्क्वायर में ए की किस पावर से मल्टीप्लाई करूं कि ए पावर 5 हो जाए। तो आंसर आपको मिलेगा ए क्यूब से मल्टीप्लाई करो। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो कौन कौन से टर्म ऑलरेडी इसमें है। ए क्यूब को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए पावर 5 है। ए क्यूब को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, -4a पावर 4 हो जाएगा, है। ए क्यूब को मैंने किस में मल्टीप्लाई किया, -5 में, -5a क्यूब। इसमें जबकि कितना है, -7, तो -2a क्यूब और लिख लो। अब आप यहां तक अगर स्टूडेंट इसको करोगे तो यहां तक बैलेंस हो गया। प्लस में और क्या लिखना है, प्लस 11a स्क्वायर -a -10i। एक बार मैं फिर से रिपीट मारता हूं, जिसकी वैल्यू नल आ रही थी एज इट इज उसको लिख लिया मैंने, और हमने कहा जिसमें वैल्यू निकालनी है उसकी जरा हाईएस्ट पावर देखो, ए पावर 5 है, ठीक है। ए स्क्वायर में ए की किस पावर से मल्टीप्लाई करूं कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए पावर 5 हो जाए, तो आंसर मिला ए क्यूब। अब ए क्यूब को मल्टीप्लाई करके चेक करिए कौन कौन से टर्म आपके ऑलरेडी हैं। ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर ए पावर 5 ऑलरेडी है, -4a इंटू ए क्यूब -4a स्क्वायर है। जब ए क्यूब को -5i से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -5a क्यूब, जबकि यहां -7a क्यूब है, तो मैंने और ऐड कर दिया -2a स्क्वायर, प्लस बाकी जितने टर्म थे उसको एज इट इज लिख लिया। स्टूडेंट अब तो मैं इसकी जगह पे नल लिख सकता हूं ना, ए क्यूब इंटू नल, नल हो जाएगा, ए क्यूब इंटू नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल। तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया -2a स्क्वायर प्लस 11a स्क्वायर -a -10i। आई ना बात समझ में, इक्वल टू, फिर से वही काम करता हूं, ठीक है। अभी यहां पे क्या आया है, 2a क्यूब है ये, सॉरी 2a क्यूब। अब स्टूडेंट्स जरा देखिए, मैं एज इट इज लिख लेता हूं, ए स्क्वायर -4a -5i। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि पावर क्या हो जाए, ए क्यूब हो जाए, तो मतलब मुझे ए से मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में, ए क्यूब हो जाएगा -2a, -2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला टर्म क्या हो गया, -2a क्यूब,
ठीक है, जो कि यहां पे है। और देखिए इसको करोगे तो कितना हो गया 8 प्लस 3a²। क्यों प्लस 3a² किया? जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8a², जबकि यहां 11a² है, प्लस 3a² कर दिया। ठीक है, आगे देखिए -2a, इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 10a, और यहां पे कितना है -a, -11a ऐड कर दिया। आई बात समझ में? अब यहां तक तो भैया बैलेंस हो गया, -10i लिख लो, -10i। अब इसकी जगह पे फिर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पे -2a इंटू नल, -2a इंटू नल, ये क्या हो जाएगा नल। तो इक्वेशन में अब क्या बचा मेरे पास 3a² -11a -10i। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन स्टूडेंट हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएस ग्रेवाल चलती है भाई, बीएस ग्रेवाल, उसका क्वेश्चन कॉपी किया गया है, बट उसका सॉल्यूशन मत कॉपी करना, जो मैंने तरीका बताया ना उससे करिएगा। ठीक है, अभी और एक तरीका बताऊंगा। यहां पे आ गया 3a² -11a -10i। स्टूडेंट a² की वैल्यू दी गई है, a² तो कैलकुलेट कर चुके हैं, a² कितना होगा 4a + 5i। यहां से देखो 4a + 5i, 4a + 5i -11a -10i, 4×3 12, 12 में से 11 a बच गया, 3×5 15 प्लस 5i, ये हो गया स्टूडेंट आंसर। आंसर इज बी। आंसर क्या हो गया बी। तो आपको एक और तरीका बताता हूं स्टूडेंट्स, इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लो। अगर आइगन वैल्यूज इंटीजर आ रही है, ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ए की जगह आइगन वैल्यू रख दो, जहां जहां ए है वहां वहां आइगन वैल्यू रख दो, और इसमें जहां जहां ए है आइगन वैल्यू रख दो, जिसके लिए मैच कर जाएगा, दैट इज योर करेक्ट आंसर। फिर से सुनिए, इनकी आइगन वैल्यू निकाल लो, दो आइगन वैल्यू आएगी। ठीक है, सपोज करिए लैम्डा = 1 आ गया। ठीक है, तो ए की जगह 1 1 रख दो, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, सपोज करिए ये आ गया वैल्यू v, वही लैम्डा की वैल्यू इसमें भी ए की जगह रख दो, ए की जगह रख दो, जिस ऑप्शन से ये वैल्यू मैच करेगी, अगर इसमें v आ गया तो यही आंसर करेक्ट है। अब मान लीजिए कहेंगे सर दो दो में v आ गया, तो एक आइगन वैल्यू और है, उसको भी रख के देख लो दोनों में, जो जो ऑप्शन दोनों आइगन वैल्यू के लिए सेम वैल्यू देगा, इसमें भी इसमें भी, ठीक है, दोनों इक्वेशन में, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, 2 बार गेट में, 1 बार ईएससी प्रीलिम्स में। सारा हो गया क्वेश्चन, ये तो मैंने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दिया गया है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y² dx = tan इनवर्स y - x dy, x = tan इनवर्स y + 1 + c e पावर -tan इनवर्स y। अच्छा एक बात ये देखो, सॉल्यूशन x के फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल x बनाऊं तब क्वेश्चन सही से सॉल्व होगा। ऑप्शन से पता चल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल यहां क्या है, x है, dy/dx में नहीं एक्सप्रेस करिए, dx/dy में करिए। पहला क्लू यहीं से मिल गया। करते हैं, क्या गिवन है 1 + y² dx = tan इनवर्स y - x dy dx/dy इक्वल टू, मैंने आपको बताया क्यों मैंने ऐसा किया, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² - x/1 + y²।
सो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस कैन बी रीरिटन एज dx by dy प्लस px इक्वल टू q। लीनियर इक्वेशन क्या है ये? लेबनीज लीनियर इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। IF इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन pdx दैट इज इक्वल टू, अब pdx नहीं pdy होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया स्टूडेंट? y हो गया। आई बात समझ में? सो दिस इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू e पावर tan इनवर्स y। क्या होगा? e पावर tan इनवर्स y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c x इंटू e पावर tan इनवर्स y इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e पावर tan इनवर्स y dy प्लस c। यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं इस वाले इंटीग्रेशन में? tan इनवर्स y को t मान लेते हैं। tan इनवर्स y इक्वल टू t। सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। रख दो भाई, यहां पे आपका आ गया t e पावर t dt प्लस c। इसका इंटीग्रेशन x e पावर tan इनवर्स y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e पावर t माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटीग्रेशन e पावर t प्लस c। आई बात समझ में? बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। e पावर tan इनवर्स y इक्वल टू t क्या है? tan इनवर्स y। ठीक है, e पावर tan इनवर्स y माइनस e पावर tan इनवर्स y प्लस c। ठीक है, e पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर देते हैं तो x इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e पावर माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। x इक्वल टू tan इनवर्स y, x इक्वल टू tan इनवर्स y। tan इनवर्स y तो सब में है, माइनस किस में है? b में। -1 प्लस c। यस, ऑप्शन बी इज राइट। अच्छा क्वेश्चन था लेबनीज का, आंसर इज बी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड नहीं, 10th फॉरवर्ड डिफरेंस डेल पावर 10 1 माइनस ax इंटू 1 माइनस bx स्क्वायर 1 माइनस cx क्यूब इंटू 1 माइनस dx पावर 4। स्टूडेंट, पहली बात तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। डेल पावर 10 ऑफ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 4 3 7 2 9 1 10। ए बी सी डी जब आप मल्टीप्लाई कर डालोगे, ऑब्जर्वेशन से मैं देख रहा हूं, देखो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी एक्स क्यूब आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी एक्स पावर
6 आ जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी एक्स पावर 10 एंड सो ऑन, लास्ट में कांस्टेंट टर्म 1 आएगा। इट्स अ पॉलिनोमियल। क्या है ये? डेल पावर 10 ए बी सी डी एक्स पावर 10, क्या? इट्स अ पॉलिनोमियल। क्या है ये? पॉलिनोमियल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्रूफ भी किया जाता है कि अगर आपका फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल पावर एन एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी पावर एन एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो आप सोच लो, इसकी वैल्यू जो है, इसका मतलब डेल पावर एन, इट्स अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जब पॉलिनोमियल है और वो भी डिग्री 10 का पॉलिनोमियल है, ए बी सी डी एक्स पावर 10 एंड सो ऑन, जो भी टर्म है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स कितनी बार? 10 टाइम्स ए बी सी डी एक्स पावर 10 एंड सो ऑन। आपको पता है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है n है और n बार डिफरेंशिएट कर दो तो वो कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट क्या आता है? जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसी का कोफिशिएंट। तो दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी सी डी इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, क्योंकि हर बार जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाएगा इंटू इंटू में आता जाएगा पावर 3 2 1 इक्वल टू 10 फैक्टोरियल ए बी सी डी, या उल्टा लिखो जैसा ऑप्शन में लिखा गया है, ए बी सी डी 10 फैक्टोरियल। ये बात समझ में? सो स्टूडेंट, इट्स ऑप्शन ए, आंसर इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाइट इजीएस्ट क्वेश्चन, क्वाइट इजियर क्वेश्चन स्टूडेंट। मैंने, अगर आपको याद होगा तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है 2019 के भी पेपर में था। तो कुछ चीजें बार बार रिपीट होके आती हैं। हियर माय डियर, q इक्वल टू ln x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस y is not a homogeneous function, is not a homogeneous function। ये homogeneous function नहीं है, but ln u इक्वल टू x पावर 4 प्लस y पावर 4 divided by x plus y is a homogeneous function, is homogeneous with degree n इक्वल टू 3। 3 कैसे आई? इस फंक्शन में x की जगह kx रख दो, y की जगह ky रख दो, और k की हाईएस्ट पावर क्या कॉमन में आ गई? क्या कॉमन आ गई? k पावर 3। सो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ये बात समझ में? एक मिनट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में? विथ डिग्री n इक्वल टू 3। नाउ द वैल्यू ऑफ x del u by del x plus y del u by del y equal to n phi dash u upon, एक मिनट, phi of u upon phi dash u। ठीक है, दिस इक्वल टू n की वैल्यू कितना है? 3। phi of u कितना है? ln, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक किया है मैंने स्टूडेंट्स, सॉरी सॉरी। ये
ln है तो ये e पावर u होगा। क्या होगा? e पावर u। तो ये हो जाएगा आपका 5u, आपका कितना आया है? e पावर u अपॉन डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा? e पावर u। यूलर्स यूलर्स इनडायरेक्ट थ्योरम। ये क्या है स्टूडेंट? यूलर्स इनडायरेक्ट थ्योरम। नॉन होमोजीनियस फंक्शन के लिए लगाया मैंने। u जो था वो होमोजीनियस नहीं था, बट अब e पावर u होमोजीनियस था। इस केस में हम इस तरीके से यूज करते हैं, इक्वल टू 3। आंसर क्या हो गया? डी। एक बार रिपीट करता हूं स्टूडेंट, u इक्वल टू ln x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। इट्स नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, बट e पावर u इक्वल टू x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन। इनिशियल स्टेप में यहां पे मिस्टेक हो गई थी, मैं ln यहां लिख दिया था, ठीक है, बट पकड़ में आ गई। विद डिग्री n इक्वल टू 3, ये होमोजीनियस है, e पावर u होमोजीनियस है। तो यूलर्स इनडायरेक्ट थ्योरम कहती है x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू n phi u अपॉन phi डैश u। इस तरीके से निकालते हैं। यही अगर होमोजीनियस u ही होता तो nu निकाल देते, ठीक है, डायरेक्ट u रख देते। करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया? डी। The general value of log 1 plus I plus log 1 minus I। पहले मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू लिख देता हूं। अगर यहां पे स्टूडेंट्स दिया गया है log z, then this equal to log mod z plus I आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो यहां पे पहले मैं इसको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखता हूं, क्या है? z इक्वल टू log 1 प्लस आई प्लस log 1 माइनस आई। z इक्वल टू log a प्लस log b, क्या लिख सकता हूं? log a भी 1 प्लस आई इंटू, कुछ बच्चे क्या करते हैं सेपरेटली ही निकाल लेते हैं कि सर देखो मैं इसकी जनरल वैल्यू निकाल लेता हूं आर्ग्यूमेंट की, इसकी जनरल वैल्यू आर्ग्यूमेंट की निकाल लेता हूं, मतलब इसका लॉगरिथम निकाल लेता हूं, इसका लॉगरिथम निकाल लेता हूं। आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे n1 लेना, यहां पे n2 लेना, नहीं तो आप क्या करोगे 2 पाई आई प्लस 2 पाई आई 4 पाई आई कर दोगे और हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, जैसे n1 एक इंटीजर हो गया, n2 एक इंटीजर हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक नया इंटीजर आ जाएगा। तो ये अगर आएगा 2 पाई n1, ये आएगा 2 पाई n2, तो ये 4 पाई नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई n1 प्लस n2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई n। ये ध्यान रखना, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं यहां भी n ले लेते हैं, यहां भी n ले लेते हैं, 2 पाई n 2 पाई n 4 पाई n कर देते हैं। अरे भाई सेम n की वैल्यू थोड़ी होगी वहां पे, वो अलग इंटीजर होगा, वो अलग इंटीजर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए मैंने पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया। z इक्वल टू लॉग 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू लॉग 2। z क्या आ गया हमारा स्टूडेंट? लॉग 2। 2 नंबर कहां पे आएगी? 2 नंबर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 0, ये हो गया अर्गेंट प्लेन है, ये हो गया 1, 2 यहां कहीं आएगा। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल है? 0। तो मैं इसे लिख सकता हूं इक्वल टू लॉग मॉड z, मॉड z 2 का मॉड कितना हो गया? 2 ही हो गया, लॉग 2 प्लस आई आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट कितना हो गया? 0, जनरल वैल्यू लिख दो, प्लस 2 पाई n इक्वल टू n इक्वल टू स्टूडेंट्स n क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, लॉट ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल। सो दिस इक्वल टू log 2 प्लस आई लास्ट में लिखते हैं, log 2 प्लस 2 पाई n आई। कौन सा आंसर हुआ? आंसर इज
सी, आंसर इज सी। ठीक है, हाँ, प्लस आई आर्ग्यूमेंट। अब आप ये भी मेरे से एक क्वेश्चन कई बच्चे क्लास में ये भी पूछते हैं कि सर log 2 प्लस 2n पाई आई सही है, log 2 माइनस 2n पाई आई भी तो सही है, बट जनरल वैल्यू जो लिखी जाती है, मोस्ट प्रोबेबल एक ही ऑप्शन सही होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि प्लस माइनस एन का प्लस माइनस एन आ गया ना, इंक्लूड हो गया, प्लस माइनस 2 एन का मैंने तो यहां बोल दिया था, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो जनरल वैल्यू जो लिखोगे एन लिखोगे, ना कि माइनस में लिखोगे। ठीक है, आंसर इज सी। A bag contains 4 white and 2 black balls, and another bag contains 3 of each color. ठीक है, bag contains 3 of each color, कोई बात नहीं। A bag is selected at random and a ball is drawn at random from the bag. कितनी बैग है? 2 बैग है। बैग नंबर 1, बैग नंबर 2। Bag contains 4 white ball, 2 black ball, and another bag contains 3 of each, 3 white ball, 3 black ball. Correct? स्टूडेंट्स अब यहां देखो, कह रहा है अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली एक बैग को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया जाएगा, इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। या तो इसको सिलेक्ट किया जाएगा, इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। अब एक बॉल ड्रॉ किया गया, वो बॉल हो सकती है व्हाइट हो सकती है वो बॉल ब्लैक हो सकता है वो बॉल व्हाइट हो सकता है वो ब्लैक। व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/6। व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6। आपसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द व्हाइट बॉल ड्रॉन इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इक्वल टू फर्स्ट बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/6 प्लस सेकेंड बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आएगा 2 1/3 प्लस यहां से कितना हो जाएगा? 1/4 इक्वल टू 12, 4 प्लस 3 7/12। ये आ गया व्हाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, x is a continuous random variable with probability density function given by fx equal to the value of k will be, my dear student, as I already told you in the class, अगर ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के मिड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। तो 0 से पहले क्या है? प्रोबेबिलिटी 0 है। 6 के बाद भी कितनी है प्रोबेबिलिटी? 0। तो इसका मतलब 0 से 6 में प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1। यहां लिखते, if f of x is a valid probability density function, then probability 0 to 2 kx dx plus probability 2 to 4 2k dx plus probability 4 to 6 minus kx plus 6 dx must be equal to 1। इसके पहले 0 है, इसके बाद 0 है, तो इसके मिड में कितना होना चाहिए? 1। स्टूडेंट इंटीग्रेशन आसानी से आप सॉल्व करिए, k की वैल्यू जो मिलेगी आपको 1/8 मिलेगी। ऑप्शन बी इज राइट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The first moment about origin of a binomial distribution. फर्स्ट मोमेंट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल ई ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी होता है। ऑप्शन ए इज राइट, आंसर ए इज राइट। आई बात समझ में? इसमें कुछ भी नहीं है, थियरी से आ गया सीधा सीधा क्वेश्चन। For the regression equation, y equal to 0.516x plus 33.73 and x equal to 0.512 plus 32.52, the mean of x and y are. सर आपने अगर रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ी हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मीन वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है दोनों के इंटरसेक्शन पे एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे कुछ नहीं करना था, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना था। फिर से रिपीट करता हूं, मीन ऑफ एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशंस। तो यहां से दिया गया है, सेकेंड वाला लिखता हूं, x इक्वल टू 0.512, y की जगह रख देते हैं स्टूडेंट फर्स्ट वाले से 0.516, एक मिनट, 0.516x प्लस 33.73 प्लस 32.52, ठीक है, ये x की वैल्यू निकालना है इक्वल टू, थोड़ा सा कैलसी आपको चलाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन ईएससी प्रीलिम्स का है तो आपको मल्टीप्लिकेशन लेंदी हो सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन जब कर लो आप तब इस पे आओ, ज्यादा बेहतर होगा। इनटू 0.516, ये आ गया आपका 0.26412, राउंड ऑफ कर देते हैं, x प्लस में आ गया 0.512 मल्टीप्लाइड बाई 33.73, ठीक है, प्लस 32.52, इट्स 49.78976, ठीक है। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहां से हो जाएगा 1 माइनस 0.26। यकीन मानो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब बहुत कैलकुलेशन करना। 26412, ठीक है, 0.73588x इक्वल टू 49.78976। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट नहीं 49.78976 होल डिवाइडेड बाई 0.73588, 67.66 आ गया, x इक्वल टू 67.66016, ये आ गया। कौन से में आ रहा है 67.6? पहली बात तो दो ऑप्शन गए, 67.6 इसमें आ गया, इसमें आ गया, ये दोनों गया, ठीक है। अब देखते हैं y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू आसान हो जाएगी निकालना। आप 0.516 इंटू x हो गया 67.66 ही ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 33.73, ये और कैलकुलेट कर दो। इसके लिए देखिए कैलसी जरूरी है नहीं तो एग्जाम निकल जाएगा जब तक तुम सब कुछ निकाल पाओगे। इसलिए मैंने कहा अगर ये क्वेश्चन ऐसा दोबारा आता है तो आपको पहले बाकी क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, बाद में इस पे आना चाहिए। ये आ गया स्टूडेंट 68.64,
कौन से में है? 68। तो अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए इज राइट, आंसर इज राइट। आप सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को, ठीक है। फुलफिल जो करेगा वही कॉमन पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक। आंसर इज राइट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये पूछा गया द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैंपलिंग इन द केस ऑफ कंक्रीट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इज। यहां पे बस इतना था स्टूडेंट कि ये जो है सैंपल्ड डेटा है, पॉपुलेशन डेटा नहीं है, ठीक है। जब भी पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन के लिए हम लोग कैपिटल एन, एक्चुअल नंबर ऑफ डेटा जो होता है उसी का यूज करते हैं। लेकिन अगर सैंपल प्रोवाइडेड होता है उसके लिए हम लोग n-1 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? n-1 का, जिससे थोड़ा सा रेंज जो है वो बढ़ जाती है वेरिएंस की। आई बात समझ में? तो यहां पे स्टूडेंट्स ऑप्शन जो करेक्ट होगा, समेशन, इसमें प्लस है इसमें प्लस है, ये दोनों तो गया, ये नहीं सही हो सकता। अब ये दोनों में बचा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट। सिंपल, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार मेरे से क्लास में भी पूछा जाता है कि सर ये किस लिए हम एन ना यूज करके n-1 यूज करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि एस्टिमेशन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन के बारे में कोई डिडक्शन लेना चाहते हो आप, किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में, बट यूज किसका कर रहे हो? सैंपल डेटा का, ठीक है। तो जिससे स्टूडेंट बायसनेस ना हो, थोड़ा सा रेंज और बढ़ा ली जाती है डेविएशन की। किससे? बाई डिवाइडेड बाई n-1 से डेविएशन की रेंज बढ़ जाती है। वेरिएंस जो है उसका एक तरह से अनबायस्ड अब कहा जाएगा, नहीं तो बायस्ड एस्टिमेट होगा। आई बात समझ में? If the nominal rate of interest is 12% and is compounded quarterly, the effective rate of interest per annum will be nearly. स्टूडेंट्स, सपोज करिए आपने 1 रुपया लगाया, 1 रुपया लगाया, इस रेट से ग्रो करेगा। ये 12% का जो रेट है वो कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट जो है 12% है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? 1%। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? 3%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब ड्यूरेशन 12 महीने कंप्लीट होगा तब आपको 100 रुपीज पे 12 रुपीज मिलेगा। 1 मंथ होगा तो 1 ही रुपया मिलेगा ना जी। 3 मंथ्स होगा तो 3 रुपीज। तो क्वार्टरली का मतलब क्या हो? एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया? एक मिनट, if the nominal rate of interest is 12% and is compounded quarterly, 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है, तो 1 मंथ के लिए क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा। आपको क्वार्टरली निकालना है। कितने? एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर हुआ। कई बात समझ में? कौन सा क्वार्टर हुआ? फर्स्ट क्वार्टर। तो 3 मंथ्स का आपका एक क्वार्टर होगा। Q1, Q2, Q3, Q4। कई बात समझ में? तो यहां पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होंगे, ठीक है। तो आपका क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 3%, ठीक। अब इसकी कंपाउंडिंग जब आप करोगे तो 1 रुपए था, 1 प्लस 3% डिवाइडेड बाई 100, 12/4 हो गया ना। 12/4 हो गया, सीधा सीधा क्वार्टर का निकाल लिया।
यहां बस लिख देते हैं 3%। ठीक सर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? और कंपाउंडिंग कितनी बार होगी? 4 बार। ठीक है, पावर 4। जो 1 रुपए थी वो कितना बन गई, जरा देख लेते हैं। 1.03। ठीक है, होल पावर 4, ये हो गया 1.1255। 12% का एनुअल इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो 1 रुपए कितना बन गई स्टूडेंट? 1.2। तो 100 रुपए कितना बन जाएगी? 112.55। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव कितना हुआ? 12.55% का। ठीक है, तो इसे आप ऑप्शन बी चूज कर सकते हो। आंसर इज बी। बात समझ में आई कि नहीं? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया था, लेकिन कन्वर्जन कैसे कर रहा था? क्वार्टरली। तो मैंने एक क्वार्टर का रेट निकाल लिया, 3% आया, 3% के रेट से 4 बार ग्रो करा दिया, क्योंकि एक क्वार्टर में कितने कन्वर्जन होंगे? एक कन्वर्जन, तो 6 महीने में 2 कन्वर्जन, 9 महीने में 3 कन्वर्जन, एक साल में 4 कन्वर्जन। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना पड़ा? 12.55। सर हमेशा मैं क्या करता हूं कि एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं और उसे आपको कमेंट में आंसर देना होता है, फिर भी मैं पढ़ के हिंट दे देता हूं। अगर आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर दोगे तो मैं समझ लूंगा कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है। इन अ बैंक, डिपॉजिट्स कैन बी मेड फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 10 years। ठीक है, every quarter an interest will be added on the principal. The rate of interest applied is 9% per annum for period of 12 months to 23। अगर अमाउंट को 12 महीने से ज्यादा या 23 महीने से कम के लिए लगाया जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर 24 मंथ टू 120 मंथ के मिड लगाया गया तो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड फॉर 2 years। अगर 2 years के लिए लगाया गया, 2 years का मतलब 24 मंथ हो गया, मतलब हियर रेट इज 10%। आई बात समझ में? 10% की रेट से 1000 रुपए को ग्रो करा के आप आंसर में बताएंगे कि क्या आंसर ग्रोथ के बाद होगा, अक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होगा। दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रहा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 के सारे क्वेश्चन, जो कि 24 क्वेश्चन आए थे एप्टीट्यूड का। अगेन पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा, ठीक है, मैथ से। और ये ऐसा ईयर था जिसमें 2017, 18 और 19 के बाद क्वेश्चन नंबर में क्रॉस कर गया 20 को, 24 क्वेश्चन आ गए। स्टूडेंट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, क्योंकि यही सिंगल मोटिवेशन मुझे आपसे मिल रहा है और इसका कुछ भी मैंने आपसे नहीं लिया है। मैं डेफिनेटली 2021 का जल्दी ही सॉल्यूशन अपलोड करूंगा और धीरे धीरे हम लोग 2024 तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, हैप्पी लर्निंग।